चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है W3.CSS। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को करने से पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। CSS फ्रेमवर्क, जो हमारा CSS फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर हमारा साइट डेवलपमेंट यानी कि हम प्रॉपर वेबसाइट कैसे डेवलप करेंगे CSS फ्रेमवर्क का यूज़ करके, और उसकी इंट्रोडक्शन है कलर्स, कंटेनर, पैनल, बॉर्डर्स, फॉन्ट, टेक्स्ट, टेबल, लिस्ट, इमेज एंड ग्रिड्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो CSS फ्रेमवर्क जो हमारा है, CSS फ्रेमवर्क बेसिकली, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पहले मुझे फ्रेमवर्क का मतलब बताइए। किसी चीज का स्ट्रक्चर, ओके। और स्ट्रक्चर मतलब कैसा स्ट्रक्चर, बना हुआ स्ट्रक्चर, या फिर मतलब और बेनिफिट क्या है जैसे फ्रेमवर्क है तो? ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, बिल्कुल ठीक। और कोई और किसी को कुछ इनपुट देना हो अपनी तरफ से? फ्रेमवर्क का मतलब, देखिए, जो फ्रेमवर्क होता है वो बिल्कुल ठीक कहा कि डिजाइन कह सकते हैं हम उसको। फ्रेमवर्क का मतलब है चीजें बनी बनाई है, ठीक है, बनी हुई चीजें हैं, आपको सिर्फ उसको यूज करना है, उसको इस्तेमाल करना है। फ्रेमवर्क अगर हम कहें तो इसका एग्जांपल हम प्रॉपर आप एक ऑफिस सेटअप से कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हम ऑफिस में जो सारी चीजें सेट करते हैं, टेबल है, चेयर है, और हमने अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें बनाई हुई होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग मशीन्स लगी हुई होती है, तो वो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। फ्रेमवर्क का मतलब एक हमने फ्रेम बनाया हुआ है, जिस फ्रेम के अंदर बस हमें जाना है और अपना काम शुरू करना है। उस काम से रिलेटेड जितने भी हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए या जितनी भी मशीनरी चाहिए, वो सारी मशीनरी, वो सारी सपोर्ट सिस्टम है, वो सारी एक्सेसरीज हमारे पास पहले से अवेलेबल है, वो अवेलेबल होती है उसके अंदर। हमें सिर्फ जाना है और सिर्फ स्टार्ट करना है, उसको हम फ्रेमवर्क कहेंगे। एग्जाम्पल हम एक क्लासरूम का भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमारा एक क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर टेबल चेयर पहले से लगी हुई होती है, बोर्ड पहले से होता है, और टीचर के लिखने के लिए एक्सेसरीज पहले से होती हैं। तो वो एक फ्रेमवर्क है, यानी कि सेटअप पहले से किया हुआ है। उसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट जाते हैं, अलग अलग टीचर जाते हैं, जाके से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उनको सारी चीज़ें दोबारा से अरेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो वो फ्रेम बना हुआ है। इसी तरह से जो हम CSS के फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो CSS का फ्रेमवर्क भी इसी तरह से है कि आपको सारी चीज़ें सेटअप करनी नहीं है, सेटअप किया हुआ है, बस आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा CSS फ्रेमवर्क है, अभी तक जो हमने CSS में पढ़ा है, अभी तक जो आपने ये CSS के अंदर सब कुछ पढ़ा है, तो इसके अंदर आपको अपनी तरफ से, यानी कि आपको बॉर्डर देना है तो उसका स्टाइल क्या होगा, मार्जिन कितना होगा, पैडिंग कितना होगा, कलर क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से सेट कर देते हैं। आपको कलर देने हैं तो कलर भी आप अपनी तरफ से यूज़ कर रहे थे कि कलर आपको कौन से टेक्स्ट में, हेडिंग में आपको कौन सा कलर चाहिए, आप डिफरेंट कलर देने थे, पैराग्राफ में अलग कलर देने थे, और लिस्ट बनानी है तो लिस्ट में आप डिज़ाइन, स्टाइल, वो सब अलग अलग आप अपनी अपनी मर्जी से डिफरेंट कर रहे हैं। इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी। सिमेट्री का मतलब है एक जैसा कुछ भी नहीं था कि आप एक जैसा बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं,
या एक जैसे आप इमेजेस यूज कर रहे हैं, इमेजेस का साइज एक जैसा है, ये सब आपको अपनी तरफ से डालना पड़ रहा था। साइज भी आपको अपनी तरफ से सेट करना पड़ रहा था, कलर भी सेट करना पड़ रहा था, बॉर्डर भी सेट करना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि CSS के अंदर हमें एक एक चीज़ें खुद करनी पड़ रही थी, उसमें हमारा एफर्ट ज़्यादा था। अब अगर हम CSS फ्रेमवर्क की बात करें तो इस फ्रेमवर्क के अंदर सारी चीज़ें बनी बनाई हैं। इसमें आपको कलर्स पहले से सेटिंग अवेलेबल है, कंटेनर अवेलेबल है, पैनल्स अवेलेबल है, बस आप उन क्लासेस को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ना क्लासेस बनी होती है, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है, कलर्स की क्लासेस बनी हुई है, बॉर्डर्स की क्लासेस बनी हुई है, टेक्स्ट की क्लासेस बनी हुई है। आप बस उन क्लासेस को यूज़ करेंगे और उसमें जो भी सेटिंग्स हैं वो सारी सेटिंग मतलब एक सिमेट्री में आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर अपने आप ही चली मतलब अपने आप अप्लाई होती रहेगी, ठीक है, CSS के अंदर, CSS फ्रेमवर्क के अंदर। तो CSS फ्रेमवर्क बहुत इजी है यूज़ करना। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा इजी है CSS से, क्योंकि CSS के अंदर आपने अपना बेस बना लिया है, आपको पता है कौन से एट्रीब्यूट किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, उस एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू चेंज करनी होती है, तो क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको सबको अब ये चीज़ क्लियर है। अब CSS फ्रेमवर्क के अंदर जो हम w3.css करेंगे, इसके अंदर फ्रेमवर्क से इसके अंदर बनी बनाई क्लासेस से पहले से बना हुआ है, बस आप उन क्लासेस को यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आप उसको जस्ट बस यूज़ करना है, एक सिमेट्री वो अपने आप अप्लाई कर देगा। इसके अंदर ना तो आपको स्पेशल कोई और सेटिंग करनी है, बस क्लासेस का यूज़ करना है जो प्री डिफाइंड क्लासेस है। तो ये ज़्यादा इजी होगा आपके करने के लिए, बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर पाओगे। CSS जो w3.css का है ये बेसिकली CSS का ही फ्रेमवर्क है। ये किस लिए यूज होता है, इट्स अ मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मॉडर्न डिजाइन बाय डिफॉल्ट, मोबाइल डिजाइन बाय डिफॉल्ट। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो हमारा ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क किसके लिए, डेस्कटॉप को भी सपोर्ट करता है, टैबलेट को भी सपोर्ट करता है और मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसको चाहे आप डेस्कटॉप पे चला लो, चाहे टैबलेट पे आप उस वेबसाइट को यूज़ कर लो, चाहे मोबाइल पे यूज़ कर लो, वो एक जैसी ही दिखती है, ठीक है, उसके दिखने में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ऐसी ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सबने नाम तो सुना होगा, रिस्पॉन्सिव वर्ड, क्या मतलब होता है रिस्पॉन्सिव का, मतलब पता है रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर हम कहते हैं तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है, हाँ, जिस वेबसाइट में साइज चेंज हो जाता है। जैसे अगर कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट मोड नहीं कहेंगे, बेसिकली साइज ही कहेंगे इसको, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही आपकी, हाँ जी, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है तो ये मैं बता देती हूँ। हाँ बिल्कुल, साइज बदल जाता है या आप मोड जिसको कह रहे हो, मैं समझ गई आप बोल क्या रहे हैं। तो होता वही है कि जैसे कि अगर एक वेबसाइट है, अगर हम उसको डेस्कटॉप पे अगर हम उसको ओपन कर रहे हैं तो डेस्कटॉप का जो रेजोल्यूशन है या डेस्कटॉप का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें हम इमेजेस को बड़ा बड़ा देख सकते हैं, उसका साइज़ हम बड़ा देख सकते हैं। तो जब कोई भी वेबसाइट जब डेस्कटॉप पे ओपन हो तो इमेज का साइज या उसमें टेक्स्ट का साइज या उसमें जो भी सेक्शंस बनाए हुए हैं वो उसी साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, बड़े साइज में एडजस्ट हो जाए। जब हम उसी वेबसाइट को जब हम टैबलेट में ओपन करते हैं तो टैबलेट का जो साइज होता है वो रादर देन मतलब अगर हम डेस्कटॉप से कहें कंपेयर में तो छोटा होता है। तो जो वेबसाइट है, वेबसाइट अपने जितने भी एलिमेंट्स उसमें यूज़ किए गए हैं, इमेजेस हो गए, बॉर्डर्स हो गए, सेक्शंस हो गए, वो सारे अकॉर्डिंग टैबलेट के अकॉर्डिंग को एडजस्ट कर ले, यानी कि टैबलेट के अकॉर्डिंग अपने साइज को थोड़ा रिड्यूस कर ले। उसी तरह से जब हम किसी भी वेबसाइट को जब हम मोबाइल में ओपन करते हैं
तो मोबाइल की स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं होती है, उसका रेजोल्यूशन उतना हाई नहीं होता है, तो मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो सेटअप कर ले, यानी कि इसमें साइज के अकॉर्डिंग जो हमारे स्क्रीन का साइज है, स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, छोटा बड़ा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। तो W3 CSS में ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से सेटेड है कि आप जिस स्क्रीन को ओपन कर रहे हो वो उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब रिस्पॉन्सिव बना देती है। तो ये पहला बेनिफिट है, ये पहला बेनिफिट हो गया, आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही उसमें डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल के अकॉर्डिंग सेटिंग फिट है, उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट आता है, इट्स अ स्मॉलर, फास्टर एंड सिमिलर CSS फ्रेमवर्क। और ये क्या होती है, स्मॉलर होती है, फास्टर होती है और CSS से मिलती जुलती है बिल्कुल ही, तो आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आएगा, बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। W3 और CSS are designed to be the high quality and alternative to Bootstrap, और इसको हम Bootstrap से अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं। Bootstrap क्या होता है, Bootstrap बेसिकली इसी तरह की आपकी लैंग्वेज होती है जैसे HTML CSS है, और उसके अंदर भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, और उनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप कहें या W3 और CSS कहें, ये उसका अल्टरनेटिव कह सकते हो, तो दोनों में ही आपका यूज हो जाएगा, अलग से आपको बूटस्ट्रैप सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट वॉज डिजाइन टू बी द स्मॉलर, फास्टर, ईजियर टू लर्न एंड ईजियर टू यूज, और ये बहुत ईजी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो आप बहुत जल्दी और बहुत ईजीली आप इसको सीख सकते हो, आपको यूज़ कर सकते हो। It was also designed to be independent of the jQuery and the any other JavaScript library, और इसमें क्या है कि ये आपका jQuery या दूसरी लाइब्रेरी को भी इंक्लूडेड करता है, मतलब उससे इंडिपेंडेंटली काम करता है, अलग से आपको jQuery लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत इजीली आप कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि W3 आपका फ्री है, इसमें किसी लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। W3.CSS के क्लासेस का पूरा पैकेज है, उस पैकेज को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप डाउनलोड करें जब आप इसका प्रोग्राम चलाएं, या फिर अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन है, तो इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस लिंक को अपना प्रोग्राम में ऐड कर दें, तो वो इस लिंक के थ्रू से क्या कर देगा, वो सारी लाइब्रेरी उठा लेगा, जितने भी क्लासेस हैं उसको उठा लेगा, ये अपने आप ही उससे कनेक्ट हो जाएगा अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो। और अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करके ये फाइल जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसकी क्लासेस को डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आप इसकी जो प्रोग्राम है उसको रन कर सकते हो। आगे मैं इसको बताऊंगी कि कैसे हम प्रोग्राम इसलिए यूज़ करेंगे और इस लिंक का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो W3.CSS के अंदर फर्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कलर्स की, ठीक है। तो इसकी कलर की क्लासेस बनी हुई है, जिस क्लासेस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, होवर कलर हो गया, तो डिफरेंट टाइप के आप इसमें कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो कलर्स है तो उसको हम यूज़ करेंगे कैसे, उसके लिए उसको यूज़ करने के लिए ये जो क्लास है W3-color, ये क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपके बहुत तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ कलर्स इसमें प्री डिफाइंड है जिसका आप नाम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, तो ये वाले कलर्स हैं जैसे रेड इंडिगो, एक्वा लाइम, एम्बर ब्राउन, पेल रेड, पिंक, ब्लू, टील, तो ये आपकी प्री डिफाइंड कलर क्लासेस हैं। इन क्लासेस को यूज़ करने से आप टेक्स्ट में आप कलर दे सकते हो, और आगे भी आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें आप दे सकते हो। W3-color यूज़ करेंगे या W3 टेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे, तो टेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट का कलर आ जाएगा, सिंपल कलर यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। क्लासेस कैन बी यूज टू कलर द एनी HTML एलिमेंट, होवर कलर आप दे सकते हो, ठीक है, और होवर में टेक्स्ट कलर को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये क्लासेस है प्री डिफाइंड, बस इन क्लास को यूज़ करो और आपका सिस्टम पे जो है कलर्स अपने आप आ जाएंगे। तो चलिए कलर्स की जो क्लासेस हैं, सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि प्रोग्राम इसमें होता कैसे है। तो प्रोग्राम में हम देखते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम है,
जिस प्रोग्राम को हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आपको HTML का यूज़ करना है, डॉक टाइप HTML यूज़ करेंगे, टाइटल देंगे। इसमें अब ये वाला ये लाइन समझनी है जिसमें हम मेटा टैग यूज़ करते हैं। ये मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू कोड, कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, कॉमा इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1। ये जो लाइन है बेसिकली इस लाइन को आप ऐड करेंगे, इस मेटा टैग को आप ऐड करेंगे और ऐड करते ही आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। रिस्पॉन्सिव बनते ही वेबसाइट का जितनी भी डिफरेंट साइजेस पे वो वेबसाइट जो है रन करेगी। तो सबसे पहले आपको जो हेड टैग होता है, हेड टैग से पहले ही या हेड टैग के अंदर ही आपको लाइन यूज करनी पड़ेगी। ये लाइन हमारा वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। और सेकेंड जो ये लाइन है लिंक रेल, स्टाइल शीट और HREF में हमने ये जो लिंक था उस लिंक को यूज किया है। तो ये आपने पहले भी किया हुआ है जब हम CSS में एक्सटर्नल CSS पढ़ रहे थे। तो एक्सटर्नल CSS में हमने जो अलग से CSS की जो क्लास बना रखी थी उस क्लास को आप ऐड करते हो अपनी HTML फाइल के साथ। तो ये HTML जो आपकी फाइल बनी हुई है उस HTML फाइल के साथ हम इस लिंक को ऐड कर देंगे। तो इस लिंक से अगर आपके पास नेट है तो डायरेक्टली वो क्लासेस वहाँ से उठा लेगा, अदरवाइज इस लिंक पर क्लिक करके आपको क्लासेस को डाउनलोड करना पड़ेगा, पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है और बॉडी टैग के अंदर हम अलग अलग जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं। डिव यूज़ कर रहे हो आप, हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी HTML के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं आप उसको यूज़ करेंगे। और उसके अंदर CSS3 की क्लास को कैसे यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से यूज़ होती है। जैसे हमने एक डिव लगाया, ठीक है, एक डिव को क्लोज करा, उस डिव के अंदर हमने एक हेडिंग दी है और एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस डिव में हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं W3 कंटेनर नाम से, और एक और क्लास ऐड कर रहे हैं W3 होवर रेड नाम से। तो जो मैंने ऊपर कलर की क्लासेस जितनी भी आपको बताई है, आप बस इसी तरह से क्लास पोस्ट करके उन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लास यूज़ की है W3 कंटेनर और दूसरी क्लास जो यूज़ की है W3 होवर और कलर का नाम दे दिया रेड। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद अपना जो भी डेटा है, मतलब जो भी वेबसाइट है उसमें आप इन क्लासेस को यूज़ करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम जाते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं, सेव करेंगे। हमने इस नाम से इसको कर लिया, ठीक है। यहाँ पे HTML टैग आ जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। और अब इसके अंदर हमें मेटा टैग यूज़ करना है, तो आप लिखेंगे मेटा, ठीक है। मेटा में कैट सेट यूज़ किया जाता है, कैट सेट भी होता है, बट हमें मेटा में क्या यूज़ करना है, मेटा में हमें यूज़ करना है मेटा नेम और कंटेंट, ये यूज़ करना है। नेम में व्यू कोड, कंटेंट के अंदर क्या कंटेंट था, आपको इसके अंदर कंटेंट पे लिखना है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। यानी कि ये जो आपका करता है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, जो भी डिवाइस पे चलेगा उस डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग ये कंटेंट को सेट करेगा। और जो इसका इनिशियल स्केल है वो रहेगा 1। width equals to device width, comma initial scale, ठीक है। तो
आपको सबसे पहले मेटा टैग यूज करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, डिवाइस फिक्स कर दिया, इनिशियल स्केल वर्क कर दिया। अब आपको ये लिंक यूज करना है, और लिंक यूज करना है लिंक रेल स्टाइल शेप, और ये हाइपर लिंक आपको यूज करना है। ये वाला पूरा पार्ट डिलीट करते हैं इसके अंदर। www.wcschools.com/ /4/wp.css। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसको यूज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर टैग यूज़ करना है। हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको एचटीएमएल के कंटेंट देने हैं वो आप एचटीएमएल के कंटेंट दीजिए। जैसे मैंने H1 दिया, नॉर्मल हमने क्या करा, हमने हेडिंग लिया और पैराग्राफ लिया। आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या इसका। तो आउटपुट चेक करोगे तो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट लिख के आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, W3 की हम क्लासेस यूज करेंगे इसके अंदर। तो क्लासेस में सबसे पहले हमारा क्या है कि जब भी आप कोई ये एलिमेंट आप दे रहे हो, इस एलिमेंट को हमने डिव टैग के अंदर रख दिया। ठीक है, इस प्रोमो को भी, और उसके अंदर W3 कंटेनर यूज करा है, और हमने कुछ कलर यूज करा है। तो कंटेनर रहने देते हैं, अभी कंटेनर में आपको आगे बताती हूँ, पहले हम कलर यूज करते हैं। तो कलर इसके अंदर क्या क्या थे, सिंपल W3 कलर, जो सिंपल कलर देगा आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डिव टैग के अंदर रख दिया। डिव के बाद आउटपुट देख सकते हैं, क्या आउटपुट में कुछ चेंज है। ठीक है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, बस डिव टैग करते ही थोड़ा सा इसका देखो कलर चेंज हो गया। कलर चेंज क्यों हो गया, क्योंकि डिव टैग की जो सेटिंग है वो ऐसी ही दी हुई है। आप पहले देख रहे थे, पहले कुछ अलग इसका फॉन्ट कलर और फॉन्ट स्टाइल जो था वो डिफरेंट था, अब फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो ये फॉन्ट स्टाइल चेंज क्यों हुआ, ये W3 की लाइब्रेरी से ही चेंज हुआ है। इसको हम कलर यूज कर लेते हैं। तो आपको देना है स्टाइल, और इसमें W3, और W3 करके कोई भी कलर देगा, जो कलर उसको प्री डिफाइंड है। तो W3 करके हमने जैसे ही बैठ दिया,
सॉरी सॉरी, हाँ इसमें हम क्लास ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्लास लिखा जाएगा क्योंकि ये हम क्लास ऐड कर रहे हैं, स्टाइल नहीं आएगा, क्लास ऐड, क्योंकि ये वाली क्लास हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए क्लास ऐड करते ही जो हमने बैकग्राउंड कलर था वो तो रेड हो गया, लेकिन फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। जो फॉन्ट कलर बाय डिफॉल्ट था वो ब्लैक था, बट अब इसने फॉन्ट कलर को इसने वाइट कर दिया। तो इसके अंदर जो क्लासेस बनी हुई है, जस्ट क्लास के अंदर सिर्फ ये नहीं है सिर्फ कलर ही डिज़ाइन है, उस क्लास के अंदर सारी चीज़ें डिज़ाइन है। यानी कि बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड कलर हम ये दे रहे हैं तो फोरग्राउंड कलर उसके कंट्रास्टेड ऑटोमेटिक ले लेगा ये। अब मैं कंटेनर दिखा देती हूँ आपको कि कंटेनर से क्या बेनिफिट होता है। आप इसके अंदर दो दो क्लासेस लेना चाहते हैं तो दो क्लासेस भी आप स्पेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। WC कंटेनर F5, जैसे F5 करा, अब देखो कंटेनर के अंदर क्या हुआ, ये जो कलर का जो एरिया था वो बढ़ गया, यानी कि पेज के बिल्कुल एकदम कॉर्नर से इसने ले लिया। तो जो छोटा छोटा मार्जिन है जिसको हम नॉर्मली CSS में करने में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो चीज़ W3 CSS में बहुत ईजिली यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इजीली एक कंटेनर में, मतलब एक कंटेनर बन गया, उस कंटेनर के अंदर ये डेटा रख दिया। तो इस तरह से आप ऐसे मल्टीपल इसमें बना सकते हो। और उसमें इसमें कंटेनर में क्या होता है कि यहाँ पे देखो मार्जिन और पैडिंग ये अपने आप ही सेटेड है। ये सारे कंटेनर में जितने भी कंटेनर जब आप यूज़ करोगे तो आपका सिमिलर कलर, मार्जिन, पैडिंग, ये सब कुछ उसके अंदर सेटिंग अवेलेबल है। तो आपकी जो वेबसाइट में जब आप बनाते हो तो वो सिमेट्री दिखती है एक तरह से, ठीक है, और उसका जो व्यू है वो बहुत अच्छे से दिखेगा। इसमें मैं देखो एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको कि ये रिस्पॉन्सिव है। ये देखो रिस्पॉन्सिव कैसे आप देखोगे, जब मैं इसको छोटा कर रही हूँ तो टेक्स्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ही यही है कि हमारा टेक्स्ट अकॉर्डिंगली व्यू के अकॉर्डिंग हमें पूरा दिख रहा है। अगर हमने इसका व्यू छोटा करा तो टेक्स्ट भी हमें पूरा दिख रहा है, व्यू हमने बड़ा करा तो टेक्स्ट हमें उसी अकॉर्डिंग हमें पूरा, मतलब डेटा हमें पूरा दिखेगा, चाहे इसका जो व्यू है वो चाहे छोटा बड़ा जैसे मर्जी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हमारे रिस्पॉन्सिव, इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो जो हमने मेटा टैग हमने यूज़ करा है उस मेटा टैग से ये अपने आप ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बन गई है। तो ये आपका बेनिफिट हो गया। इस तरह से आप इसको नेक्स्ट किसी और पेज में लेना चाहते हो, हमने एक और कॉपी पेस्ट कर दिया, तीन हमने कॉपी पेस्ट कर दिए। अब हम कलर कुछ और ले लेते हैं। कलर देखो यहाँ पे कलर क्या क्या था, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रेड था, इंडिगो है, टील है, तो एक में हम इंडिगो एक में टील ले लेते हैं। देखो ये अलग अलग कलर बनते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे अगर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं नॉर्मल CSS में तो हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गैप आ जाता है। तो एक तरह से सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर हम और क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो हमने नॉर्मल W3 कलर यूज़ करा जो हमारा बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। इसमें आप टेक्स्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, W3 टेक्स्ट के साथ कलर। और अब इसमें जैसे हमने ऑरेंज कलर ले लेते हैं, टेक्स्ट कलर में चेंज कर देती हूँ इसका फर्स्ट का। तो आपको बस यहाँ स्पेस यूज़ करना है, W3 टेक्स्ट और कलर। कलर का नाम क्या है, जैसे इसमें मैं इंग्लिश को ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे W3 टेक्स्ट, यहाँ पे आप तीन ले लो,
सबके कलर्स बदल गए, ठीक है। इसका एक और कलर हो गया, इसका अलग कलर हो गया, इसका अलग कलर हो गया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। होवर यूज़ कर सकते हैं, होवर होवर देख लेते हैं इधर। इसमें नेक्स्ट आता है होवर कलर एंड होवर टेक्स्ट कलर। जो होवर कलर है वो बैकग्राउंड कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट कलर टेक्स्ट में होवर कलर का चेंज होगा। इसका हम टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लेते हैं, होवर भी कर लेते हैं, या टेक्स्ट कलर जो है हम नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं। पहले वाले में सिर्फ होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, टेक्स्ट कलर में येलो ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर चेंज होगा, सेव करो। तो यहाँ पे जैसे देखो, जैसे इसमें होवर करा तो इसका टेक्स्ट कलर चेंज हुआ, यहाँ होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और आप ये भी देख रहे हो कि जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। यहाँ पे ब्लू था, मतलब जो हमने ये वाला कलर दे रखा है, और फिर जैसे ही हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं होवर में, तो टेक्स्ट कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मैच करेगा या नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक सिमेट्री बनाकर भी चलता है, ठीक है। तो ये हमारा कलर यूज़ हुआ। कलर के बाद जो हम नेक्स्ट इसमें यूज़ करते हैं वो हम, अच्छा इसमें कुछ और कलर्स भी आते हैं, जैसे आप विंडो कलर यूज़ कर सकते हो, ये इन कलर का यूज़ कर सकते हैं, फिर फैशन कलर का यूज़ कर सकते हैं, हाईवे कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कलर्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो सभी से। नेक्स्ट जो इसमें होता है कंटेनर। अभी जो हमने कंटेनर यूज़ करा, कंटेनर है क्या? तो कंटेनर क्लास क्या है? ये बहुत बेसिक क्लास है, इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक कॉमन मार्जिन भी प्रोवाइड करता है, कॉमन पैडिंग प्रोवाइड करता है, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, कॉमन फॉन्ट एंड कॉमन कलर। तो ये कलर, फॉन्ट, अलाइनमेंट, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर पहले से सेट हैं। अब इसको चाहे आप डिव के साथ यूज़ करें, चाहे आप हेडर के साथ यूज़ करो, फूटर के साथ यूज़ करो, आर्टिकल के साथ, सेक्शन के साथ, ब्लैक कोड के साथ, फॉर्म के साथ, मतलब किसी भी HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ करें वो एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। कंटेनर क्लास इज टिपिकली यूज्ड विद द कंटेनर एलिमेंट, तो वो इनके साथ यूज़ किया जाता है, इनके साथ यूज़ करेंगे तो एक जैसा सेक्शन वो बना देगा। अब इसके अंदर क्या है कि W3 कंटेनर में 16 पिक्सल का लेफ्ट और राइट पैडिंग यूज़ किया जाता है। तो ये जो चारों तरफ से जो पैडिंग यूज़ है, मतलब लेफ्ट एंड राइट पे जो पैडिंग यूज़ हो रही है वो 16 पिक्सल यूज़ होता है। तो सिंपल आपको वही कंटेनर यूज़ करना है, ठीक है। अलग अलग कंटेनर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और यूज़ कर लेते हैं, एक HR और यूज़ कर लेते हैं। वो देख करा देख सकते हैं एक एक अलग से सेक्शन भी बनाना। अगर आप कलर नहीं देते हो तो ये लाइन में शो करेगा। नेक्स्ट उसमें हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी फाइल, इसकी क्लास है वो है इसमें बॉर्डर। बॉर्डर की क्लास इसमें पहले से बनी हुई है, तो आपको बॉर्डर का भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा आपको ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो W3 बॉर्डर यूज़ करेंगे तो ये चारों तरफ का बॉर्डर ऐड करता है। आपको पर्टिकुलर किसी एक साइड का बॉर्डर ऐड करना है तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर ज़ीरो यानी कि आपको बॉर्डर नहीं देना है तो वो भी आप कर सकते हो। बॉर्डर कलर यूज़ कर सकते हैं,
होवर बॉर्डर का होवर कलर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बार, बॉटम बार, लेफ्ट बार, राइट बार एंड टॉप बार। ये जो बार यूज होता है, ये बार बेसिकली थिक एक बॉर्डर यूज करता है, थिक बॉर्डर। बॉटम में करेंगे तो बॉटम में एक थिक बॉर्डर आ जाएगा, लेफ्ट में करेंगे लेफ्ट में थिक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग से क्या होता है, बॉर्डर क्रिएट करेगा। हम इसकी तरफ से देख लेते हैं बीच वाले में, बॉर्डर जस्ट, तो देखो इसमें बहुत ही हल्का सा इसकी बॉर्डर मिली, ठीक है। अब आपको थिक बॉर्डर लेना है, तो मैं इस वाले में बॉटम में, लास्ट वाले में बॉटम बॉर्डर ले लीजिए, बॉटम बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बॉटम तो देखो ये थिक बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब इसमें कलर चेंज करना है, तो बॉर्डर कलर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब कलर आपको कलर नेम देना है, जितने भी नेम है उसका यूज करना है। इसमें हमने बैकग्राउंड कलर बिल्कुल दिया है, तो कलर ले लेते हैं डीप ऑरेंज, ले लेते हैं डीप ऑरेंज। रेड कलर का इससे बॉर्डर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका जो थिक, ये जो बॉटम बार हमने बनाया है, इसका बॉर्डर कलर चेंज करना है, तो इसका बॉर्डर हम चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर क्या करना है, ठीक है। तो ये देखो बॉर्डर कलर, इसका बॉटम बार येलो में होगा। तो आप इन सबको यूज कर सकते हो। हाँ, बॉर्डर कलर इसमें एक स्पेशल आपका आता है कि आप बॉर्डर को राउंड करना चाहते हो, बॉर्डर राउंड भी हो जाएगा। तो राउंड करने के लिए भी इसकी अलग अलग क्लास है, जैसे W3 राउंड, और फिर आपका साइज आता है। साइज में क्या है, स्मॉल साइज है, W3 राउंड से नॉर्मल राउंड हो जाएगा, ठीक है। राउंड और लार्ज करना है, राउंड एक्स लार्ज करना है, या डबल एक्स लार्ज करना है, ये क्लासेस है। एज इट इज आप यूज करते हैं, तो हम लार्ज यूज करते हैं, W3 राउंड एक्स लार्ज। लास्ट वाला कर देते हैं W3 राउंड से, तो चेक कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें बॉर्डर तो नहीं दिया था जो, लेकिन फिर ये लार्ज में हो गया, ये देखो पूरा कर्व है, चारों तरफ से ये कर्व आ गया। डबल लेना है, डबल एक्स लार्ज लेना है, तो डबल एक्स लार्ज कर लेते हैं, डबल एक्स लार्ज। तो देखो ये और राउंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को राउंड में दिखा सकते हो। नेक्स्ट थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर का जैसे मैंने बताया टॉप बार है, बॉटम बार है, बार यूज करना है उसके लिए थिक यूज होता है। होवर करना है,
WT होवरेबल बॉर्डर कलर, तो होवर करेंगे बॉर्डर करेंगे कलर करेंगे, तो होवर तो होवर कलर इसमें दे देते हैं होवर बॉर्डर होवर कलर, येलो है रेड मिलेगा, रेड कलर में होवर हो जाएगा। होवर बॉर्डर कलर बॉर्डर होवर कलर लेके जा रहे हैं तो येलो का इसे रेड कर देंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने CSS फ्रेमवर्क, उसके कलर की क्लासेस हमने देखी, ठीक है, कलर क्लास देखा, हमने कंटेनर देखा और हमने बॉर्डर यूज करा और बॉर्डर के अंदर होवर ये सब हमने यूज करा। क्लियर है इतना सबको? बहुत इजी है। यही होता है कि जब हम फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो फ्रेमवर्क में पहले से बना हुआ है, अगर इसके इंटरनल कोडिंग देखेंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि उसके अंदर क्योंकि मेटा टैग की भी रिस्पॉन्सिव की भी कोडिंग की होगी और कलर्स की भी कोडिंग की होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा जब आप इंटरनल कोडिंग में जाएंगे तो आपको मुश्किल लगेगा समझने में, बट जब फ्रेमवर्क को डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो फिर बहुत ईजी हो जाता है हमारे इसको करने के लिए। तो अब आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा इस फ्रेमवर्क को, या ये नहीं है कि फ्रेमवर्क आ गया तो CSS की इंटरनल कोडिंग आप छोड़ देंगे, इंटरनल HTML एंड CSS उसका बेसिक से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसको करेंगे तभी ये जो फ्रेमवर्क है वो आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप करना मत छोड़िएगा उसकी प्रैक्टिस।